नमस्कार। सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आज की आधुनिक और अनियमित जीवन शैली के कारण और नींद पूरी न होने के कारण एंडोक्राइन हाइपरटेंशन की मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर एंडोक्राइन हाइपरटेंशन का इलाज सही समय पर न हो तो इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे इस बीमारी के बारे में कि एंडोक्राइन हाइपरटेंशन क्या है, क्यों होता है, कैसे इसे पहचानें और किस समय हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं मेरा खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। हाइपरटेंशन ये जो शब्द है ये हम सब ने सुना है, लेकिन एंडोक्राइन हाइपरटेंशन क्या होता है? क्या ये सामान्य हाइपरटेंशन से अलग होता है? क्या इससे ब्लड प्रेशर के तौर पे देखा जा सकता है? ऐसे बहुत सारे सवाल मुझे लगता है आज हमारे जहन में उठेंगे। इसका समाधान करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं NHMMI से हमारे खास मेहमान डॉक्टर शिवेंद्र वर्मा। डॉक्टर शिवेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर शिवेंद्र, सबसे पहला सवाल यही है, चूंकि एंडोक्राइन के बाद में जुड़ा हुआ है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को ज़्यादातर हम समझते हैं कि ये ब्लड प्रेशर का कारण है या ब्लड प्रेशर का एक रूप है, तो इन दोनों में क्या अंतर है? शुरुआत जानकारी से यहीं से करें। जी, एंडोक्राइन हाइपरटेंशन को हमें सामान्य हाइपरटेंशन से बिल्कुल अलग करके नहीं देखना चाहिए। अगर देखें कि जो कॉमन हाइपरटेंशन है, जिसको बिनाइन हाइपरटेंशन या एसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं, ये करीब 25% जनसंख्या में होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हर 4 में से 1 वयस्क व्यक्ति को ब्लड प्रेशर होता है। और हम अपने घर में भी, आसपास अपने पड़ोसियों में देखते हैं कि ब्लड प्रेशर सामान्यतः पाया जा सकता है। लेकिन इनमें से ही कुछ ऐसे 5 से 10% लोग हो सकते हैं जिनको एंडोक्राइन हाइपरटेंशन होता है। मतलब उनमें हार्मोन्स की अनियमितता के चलते हाइपरटेंशन हो सकता है। और ऐसे मरीज़ों में यदि उन हार्मोन्स को अगर वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो सर्जरी द्वारा या दवाइयों द्वारा कंट्रोल कर लिया जाए तो ब्लड प्रेशर और भी कॉम्प्लिकेशन अपने आप ही स्वतः रुक जाते हैं। तो इसीलिए एंडोक्राइन हाइपरटेंशन को मैं कहना चाहूँगा ये एक तरह से पार्ट है हमारे एसेंशियल हाइपरटेंशन का। और विशेषकर उन मरीज़ों में जिनमें कॉमनली एंडोक्राइन हाइपरटेंशन के लक्षण दिख सकते हैं, उनमें इसको हमें जांच करना और आगे बढ़ना चाहिए उनमें इसके कारण जानने के लिए। जी डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण शब्द है लक्षण। हाइपरटेंशन के लक्षण और एंडोक्राइन हाइपरटेंशन के लक्षण, क्या ये दोनों अलग अलग हैं? क्योंकि अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है तो ये फिर हमें पता कैसे चलेगा? क्या कुछ डिफरेंट शो करते हैं लक्षण, सिम्टम्स इसके? आपका सवाल बहुत ही वाजिब है। एंडोक्राइन हाइपरटेंशन में कभी कभार ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल ही लक्षण ना आए, जैसा कि कॉमन एसेंशियल हाइपरटेंशन या साधारण हाइपरटेंशन में मिल सकता है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में इनके होने की संभावना बहुत पाई जा सकती है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को बहुत तेज़ सर में दर्द हो रहा है या उसकी धड़कन लगातार कई बार तेज़ हो जाती है, अक्सर वो नोटिस करता है कि वो पसीने से भीग जाता है, या कभी कभी हाथों पैरों में शिथिलता का पाई जाती है, तो भी ऐसे मरीज़ों में एंडोक्राइन हाइपरटेंशन के चांसेस हैं। साथ ही अगर बहुत तेज़ी से आपका वजन बढ़ रहा है या घट रहा है, ऐसे मरीज़ों में भी एंडोक्राइन कॉजेज़ यानी हार्मोन से रिलेटेड कॉजेज़ को देखना बहुत ज़रूरी होता है। जी, हाइपरटेंशन पे जब हम बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो ज़्यादातर आप लोगों का सलाह यही रहता है कि तनाव नहीं लेना चाहिए, इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि हाइपरटेंशन को अपने हाथ में कंट्रोल करने की जो ताकत है वो पेशेंट के पास में नहीं रह जाती और अनायास वो इसकी तरफ खींचा चला जाता है। तो क्या एंडोक्राइन हाइपरटेंशन को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं या फिर हमको इसके लिए एक्सपर्ट से मिलना ही होगा? देखिए, कोई भी अगर हाइपरटेंशन हो तो चाहे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हो, चाहे हार्ट के डॉक्टर्स हों या जनरल फिजिशियन हो, वो कुछ कॉमन सलाह ज़रूर देते हैं जो सब पर लागू होती हैं, जिसमें एंडोक्राइन हाइपरटेंशन भी है। जिसमें आप पूरी नींद लें, तनाव ना लें, फल सब्जियों का सेवन अधिक मात्रा में करें, स्मोकिंग या अल्कोहल जैसे पदार्थों के सेवन करने से बचें। ये तो तमाम चीज़ें हैं जो कि हर किसी ब्लड प्रेशर के मरीज़ के लिए लागू होती हैं। लेकिन एंडोक्राइन हाइपरटेंशन
कुछ परसेंट मरीजों में होता है, इनमें थोड़ी सी मामले थोड़े अलग होते हैं, जैसे कि ये हार्मोन की गड़बड़ियों से होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस की वजह से हो रहे हों या सामान्य हाइपरटेंशन की तरह सिर्फ दवाइयाँ इसका इलाज है। तो अगर हम उन हार्मोन्स को सही समय में पकड़ लेते हैं तो इस एंडोक्राइन हाइपरटेंशन का इलाज कम्प्लीटली किया जा सकता है। और कई बार ऐसे केसेस देखे गए हैं कि अगर एक छोटा ट्यूमर जो अधिक मात्रा में एक विशेष प्रकार का हार्मोन निकाल रहा होता है, उसका हम अगर इलाज कर देते हैं सर्जरी के द्वारा, तो जो ब्लड प्रेशर 200-250 तक रहता है ऐसे मरीजों में, वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और उसको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसका हमारे जो उद्देश्य है एंडोक्राइन हाइपरटेंशन को प्रकाश में लाने का, कि भले ही हम 100 में से केवल 5 मरीजों को पकड़ सके जिनको शायद एंडोक्राइन हाइपरटेंशन होगा, लेकिन यदि हम उन्हें समय पर पकड़ सकें तो जो ब्लड प्रेशर बहुत ही हाई उनमें चला जाता है, उनको दवाइयाँ 4-5 खानी पड़ती हैं, उससे वो कम्प्लीटली बच सकते हैं। बिल्कुल उनका आप कह सकते हैं कि हाइपरटेंशन पूर्णतया उसका इलाज हो सकता है जड़ से। डॉक्टर साहब, अब तक की आपकी जितनी बातचीत है उसमें मुझे ये समझ में आ रहा है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी और बीमारी से भी परेशान है कोई व्यक्ति, उसकी वजह से भी एंडोक्राइन हाइपरटेंशन हो सकता है? जी, अब मुझे ये और बीमारियों में भी एंडोक्राइन हाइपरटेंशन हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको हम एंडोक्राइन हाइपरटेंशन कहते हैं। जैसे कि बॉडी में एड्रीनल ग्रंथि होती है जो कि किडनी के ऊपर पाई जाती है, दोनों किडनीज के ऊपर, और इसमें कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं, जैसे कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड यानी एल्डोस्टेरॉन। ये ऐसा हार्मोन है जो बॉडी में सोडियम को बढ़ाता है और पोटेशियम को बाहर निकालता है। तो यदि इस पे अगर ट्यूमर हो जाता है किसी वजह से, और कभी कभी ये आनुवंशिक भी होता है, तो बहुत ही हाई डिग्री का हाइपरटेंशन यानी काफ़ी ज़्यादा उच्च रक्तचाप मिल सकता है ऐसे मरीजों में। और ऐसे मरीजों में पोटेशियम की कमी भी हो सकती है। तो होता ये भले ही एक छोटा सा 1 सेंटीमीटर से भी कम के साइज़ का एक ट्यूमर होता है, लेकिन ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई हो जाता है ऐसे मरीजों का, जो कि 200-250 तक होता है, और इनमें हार्ट अटैक और हार्ट फेल्योर की संभावना भी काफ़ी बढ़ जाती है। वहीं एक और ट्यूमर इसी ग्रंथि में होता है जिसको फियोक्रोमोसाइटोमा कहते हैं। इसमें भी ब्लड प्रेशर 200, 250, 300 तक भी देखा गया है, और ऐसे ब्लड प्रेशर बड़े ही, ये आप कह सकते हैं फ्लक्चुएटिंग, यानी कभी ज़्यादा और कभी कम मात्रा में मिल सकता है, और साथ में धड़कन बढ़ जाना, पसीने आने जैसी शिकायत हो सकती हैं। तो अगर हम सही समय पर इन बीमारियों को पहचान लें तो जो ब्लड प्रेशर इनके द्वारा हो रहा होता है वो पूरी तरह ठीक हो सकता है। जी। और हमने सामान्यतः कई बार देखा है कि मरीजों में थायराइड की शिकायत बहुत होती है हमारे मरीजों में, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म यानी शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन कम बनना, हाइपरथायराइडिज्म यानी शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा बनना, और इन दोनों ही कंडीशंस में ब्लड प्रेशर सामान्यतः मिलता है। तो अगर थायराइड हार्मोन का इम्बैलेंस है तो इन मरीजों में ब्लड प्रेशर सामान्यतः मिल सकता है, और यदि हम थायराइड हार्मोन को नियंत्रित कर लें, अगर वो कम है तो थायराइड की दवाइयाँ देकर, अगर वो ज़्यादा है तो एंटी थायराइड दवाइयाँ देकर, तो भी ब्लड प्रेशर से निजात मिल सकता है। डॉक्टर साहब, हार्ट से जुड़ी बीमारी यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के बाद जो हार्ट अटैक होते थे, उसमें अब तक हमने देखा था कि पुरुषों में ये ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन अब महिलाएं भी इसका शिकार हो रही हैं। ऐसे में अगर एंडोक्राइन हाइपरटेंशन की हम बात करते हैं, चूंकि ये हार्मोन से जुड़ा हुआ है और हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है, चाहे वो डिलीवरी के समय हो, प्रेगनेंसी के समय हो, चाहे मेनोपॉज के समय में हो, तो क्या महिलाएँ इसके ज़्यादा रिस्क कवर में होती हैं कि इनको ये ज़्यादा संभावना हो सकती है? यदि हम बात करें एंडोक्राइन हाइपरटेंशन की, तो इनकी संभावना दोनों ही पुरुषों और महिलाओं में सामान्यतः बराबर की रहती है। लेकिन आपका कहना सही है कि महिलाओं में आप कह सकते हैं कि हार्मोन जिनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स बहुत ही कॉमनली इन महिलाओं में ऊपर नीचे होते हैं, जैसे कि माहवारी के समय या डिलीवरी प्रेगनेंसी के समय और इवन मीनोपॉज के समय। तो कई बार ऐसा होता है कि जब महिलाएं अपने मीनोपॉज के टाइम में होते हैं और अचानक से इन हार्मोन्स में कमी आती है, तो भी ऐसे केसेस में ये देखा गया है कि ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई मिलता है। तो यहाँ पर भी
एंडोक्राइन हाइपरटेंशन का एक रोल पाया जाता है। और अगर ऐसे समय में महिलाओं को और भी सिम्टम्स आ रहे मेनोपॉज से जुड़े तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी कंसीडर की जा सकती है। उनको हम थोड़े समय के लिए छोटी मात्रा में एस्ट्रोजन हार्मोन देकर ना केवल पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम से बचा सकते हैं बल्कि साथ ही साथ ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मेजर जो रीज़न है, मतलब प्रमुख जो कारण है ऐसी बीमारियों के, वो क्या देखते हैं आप? चूंकि हाइपरटेंशन के तो आपने जिक्र किया ही, क्या उससे हटके इसका कुछ खास कारण होता है जिससे हम बचें तो शायद इससे बच जाएं? अगर कहा जाए कि हम इससे बचाव कर सकते हैं तो मेरा उत्तर ना में होगा, क्योंकि एंडोक्राइन हाइपरटेंशन के ज़्यादातर जो कारण हैं उन पर हमारा जोर नहीं होता है। अगर आप देखें सबसे कॉमन साधारण कारण क्या है तो वो थायराइड से रिलेटेड, जैसा मैंने पहले बताया। तो अगर बहुत ज़्यादा थायरोक्सिन हार्मोन की कमी है, जो कि सबसे कॉमन थायराइड की बीमारी और हम सब में शायद 5 से 10% पॉपुलेशन में ये होता है, तो थायराइड हार्मोन की कमी है, उसमें हमारा कोई जोर नहीं, लेकिन उसका हम अगर इलाज करेंगे तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है। और दूसरी बात देखने की यह है कि जो एंडोक्राइन हाइपरटेंशन के कुछ कारण हैं वो अनुवांशिक होते हैं। अच्छा। यानी कि जेनेटिक फैमिलीज में रन करते हैं। तो कई बार ये देखा गया है कि हमारे मरीज में ब्लड प्रेशर 20 साल की उम्र से कम में होता है, और अगर हम उनसे पूछते हैं तो उनकी फैमिली में कई बार ब्लड प्रेशर जो है हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत मल्टीपल फैमिली मेंबर्स यानी कई सारे पारिवारिक सदस्यों में पाई जाती है। तो ऐसे मरीजों में हमें ये देखना होता है कि कहीं कोई आनुवंशिक कारण तो नहीं है एंडोक्राइन हाइपरटेंशन का। यहाँ पर फिर यही बात आती है कि इसमें एंडोक्राइन हाइपरटेंशन से बचाव के लिए तो कोई स्पेशल सलाह नहीं दी जा सकती, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो जो 4-5 चीज़ें हर कोई एडवाइस करता है, हर कोई उसको बताता है, जो मैंने बताई भी हैं थोड़े समय पहले, वो फॉलो करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, बहुत गंभीर इस पे हमने चर्चा की है। मुझे लगता है अब जांच वाले विषय पर थोड़ी सी हमें चर्चा करना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर होता है तो रेगुलर आपको बीपी टेस्ट कराना है, और जो चीज़ें आपने मना की है या जो चीज़ डॉक्टर्स मना करते हैं उनका आप सेवन ना करें तो कम से कम ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल रहता है। तो क्या इसमें भी कुछ इस तरीके का एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है? जी, जहाँ तक जनरल एडवाइस यानी एहतियात है वो तो हमने डिस्कस कर लिए हैं जी। जांचों के विषय में जो आपने बात की वो एक अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जो जनरली हम लोग जो कॉमन टेस्ट कराते हैं हाइपरटेंशन से रिलेटेड, जिसमें आपके हार्ट के लिए ईसीजी और इकोकार्डियोग्राम, ट्रेडमिल टेस्टिंग अगर वो ज़रूरी है तो किया जाता है। उसके साथ ही साथ किडनी से रिलेटेड टेस्ट किए जाते हैं, जैसे जिसमें सीरम क्रेटिनिन इम्पॉर्टेंट है। तो ये कॉमन टेस्ट हैं जो हम साधारणतया हर ब्लड प्रेशर के मरीज में एक बेसलाइन लेवल पर कराते हैं। लेकिन यहाँ देखना ज़रूरी कि जिनमें हमें एंडोक्राइन हाइपरटेंशन की शक रहता है उनमें कुछ स्पेशल हार्मोनल टेस्ट कराने होते हैं। चूँकि ये जो ब्लड प्रेशर एंडोक्राइन हाइपरटेंशन है ये एक बहुत कॉमन बीमारी नहीं है, तो हर किसी को हम ये हार्मोन टेस्ट नहीं एडवाइस कर सकते, क्योंकि ये टेस्ट अपने आप में महंगे होते हैं, बहुत ज़्यादा लैब्स में नहीं होते हैं। इसलिए इनको करने के पहले विशेषता में देखना होता है कि किन मरीज़ों में संभावना ज़्यादा है। तो अगर किसी मरीज़ में बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर है, 4-5 दवाई खाने के बाद भी कंट्रोल नहीं होता है, या बाकी बहुत ज़्यादा सिम्टम आ रहे हैं, जैसे कि बेहोशी की संभावना हो रही है, पैरालिसिस अटैक हो चुका है, बार बार हार्ट अटैक हो रहा है, या बाकी सिम्टम्स आ रहे हैं, उनमें हम ये टेस्ट कराते हैं। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि ये टेस्ट बहुत स्पेशल है, इनमें बहुत सारे प्रिकॉशन लेने होते हैं, सावधानियाँ बरतनी होती हैं। तो कि इसमें जैसे एक विशेष समय ही कुछ टेस्ट कराए जा सकते हैं, तो कभी कभार हॉस्पिटल में एडमिट करके ये टेस्ट कराने पड़ते हैं। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर आप इसको सस्पेक्ट कर रहे हैं किसी भी लेवल पर, तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की सलाह ज़रूर लें ऐसे में। जी, हमने आपसे कहा कि बहुत सारे डिस्कशन किए कारण लक्षण पे, जांच पर भी हमने फोकस किया। मुझे लगता है ट्रीटमेंट वाला पार्ट किस तरीके का होगा, क्योंकि ज़्यादातर ब्लड प्रेशर के पेशेंट को जब डायग्नोस होता है वो एक मेडिसिन पे होते हैं और लगातार लाइफ लॉन्ग उनको मेडिसिन पे रहना होता है। क्या ये भी क्या इसी तरीके से है या फिर ये क्योरेबल है? आपका सवाल बहुत अच्छा है। जैसा कि मैंने पहले बताया था
कि कुछ ऐसे एंडोक्राइन हाइपरटेंशन के कारण होते हैं जो कि क्योरेबल होते हैं, अर्थात अगर हम उसका सही समय पर निदान कर लें और उनका इलाज कर लें तो ये हाइपरटेंशन कम्प्लीटली क्योरेबल भी हो सकता है। जैसा कि मैं एक पेशेंट का अपने उदाहरण देना चाहूँगा, जो कि करीब 48 साल का एक व्यक्ति था और करीब 20 साल से उसको ब्लड प्रेशर था। ब्लड प्रेशर भी 200-250 के आसपास रहता था और अक्सर उसको चक्कर आना, बेहोशी आना या धड़कन बढ़ने की शिकायत रहती थी। तो जब हमने उसको उसका वर्कअप किया और उसको एवेल्यूएट किया, उसकी जांचें की, तो सामान्यतः हार्ट से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड उसकी जांचें सामान्य थी। ऐसी स्थिति में फिर क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा था बहुत, तो एंडोक्राइन हाइपरटेंशन के बारे में सोचा गया और तब फिर जब उसके स्कैन कराए गए तो फिर वहाँ पर एड्रीनल ग्रंथि में एक ट्यूमर निकल के आया। वो ट्यूमर राइट साइड में था और मुझे याद है कि उसका ऑपरेशन हमने प्रॉपरली जब किया हमारी टीम ने, तो उसके बाद उसका ब्लड प्रेशर 130-140 के आसपास आ गया और 1 महीने बाद हमने सारी दवाइयाँ हटा दी। तो ये ऐसे उदाहरण हैं जो बताते हैं कि अगर सही तरीके से मरीज़ों की जांच की जाए सही समय पर और उनका इलाज किया जाए तो ये क्योरेबल हो सकता है। अब इसके कई सारे ऐसे कारण हैं जो कि क्योरेबल हो सकते हैं, जैसे कि मैंने एड्रीनल ग्रंथि के कुछ ट्यूमर बताए, ये तो सबसे ज़्यादा कॉमन है। और अगर कहा जाए कि करीब जो ब्लड प्रेशर के 5 से 10% कारण है, उसमें एड्रीनल ग्रंथि से के कारण होने वाला हाइपरटेंशन हो सकता है। तो इनकी जांच तो होनी चाहिए क्योंकि 10 में से 1 व्यक्ति को ये हो सकता है ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स में। इसके अलावा थायराइड से रिलेटेड हमने डिस्कस किया। कभी कभी कैल्शियम अगर बॉडी में बढ़ा हो, जिसको हाइपर पैराथायराइडिज्म कहते हैं, थायराइड के बगल में ग्रंथि पैराथायराइड होती है, उनको भी अगर उनमें देखा जाए तो ब्लड प्रेशर हाई मिलता है। और अगर हम कैल्शियम को कंट्रोल कर लें सर्जरी के द्वारा तो यहाँ भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है। फिर एक पिट्यूटरी ग्रंथि होती है हमारे शरीर में जो कि मस्तिष्क में दिमाग के ठीक नीचे होती है, जिससे कई तरह के हार्मोन निकलते हैं। तो वहाँ भी अगर कुछ ट्यूमर किसी विशेष प्रकार के हो जाते हैं जिसमें कि हार्मोन अधिक मात्रा में बनता है और अगर हम न्यूरोसर्जन से सर्जरी करवा लेते हैं, सक्सेसफुल सर्जरी, तो ऐसे मरीज़ों में भी ब्लड प्रेशर अन्य सिम्टम्स के साथ साथ वो भी क्योर हो सकता है। तो ऐसे मरीज़ों में इलाज संभव है। हालांकि मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि 100% एंडोक्राइन हाइपरटेंशन में क्योरेबल है ऐसा नहीं है। कई बार लंबे समय तक दवाइयाँ देनी पड़ सकती हैं, पर हाँ यहाँ यह ध्यान रखने योग्य बात है कि अगर ऐसे कारण हैं तो इनका ना सिर्फ ब्लड प्रेशर बढ़ने पर असर होता है बल्कि कई और दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। जैसे ऐसे मरीजों में शुगर भी पाई जा सकती है हाई मात्रा में। कुछ विशेष प्रकार के जो ट्यूमर होते हैं जो ना सिर्फ ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं बल्कि शुगर भी बढ़ाते हैं। उसके अलावा उनके हार्ट पर साइड इफेक्ट्स हैं, किडनी पर साइड इफेक्ट्स होते हैं, गुर्दे के रोग हो सकते हैं। तो जिनमें भी सस्पेक्टेड है, जिनमें भी हाई ब्लड प्रेशर मिल रहा है, रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन कई सारी दवाइयों पर भी ठीक नहीं हो रहा और जिनके बाकी सब टेस्ट नॉर्मल हैं, घर में बहुत सारे लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारियां हैं या फिर कुछ और विशेष प्रकार के लक्षण हैं जैसा हमने पहले डिस्कस किया, तो मेरी सलाह यही है कि एक बार एंडोक्राइन हाइपरटेंशन को सोचा जा सकता है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का परामर्श लिया जा सकता है और अगर एंडोक्राइन हाइपरटेंशन निकलता है तो हो सकता है कि वो ऐसा ब्लड प्रेशर क्योरेबल हो। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक मेडिसिन का जिक्र आपने किया कि कई बार लंबे समय तक मेडिसिन पे रहना पड़ता है। चूँकि ब्लड प्रेशर का मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि इसमें कहा जाता है कि आपको हमेशा मेडिसिन पे रहना पड़ता है। ऐसे समय में लोगों की ये टेंडेंसी होती है कि अगर आपको थोड़ा सा आराम मिल जाता है तो आप स्किप करते हैं मेडिसिन को। तो क्या एंडोक्राइन हाइपरटेंशन के लिए ये जो स्किप करने की आदत है, क्या वो खतरनाक हो सकती है ब्लड प्रेशर की तरह? मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये जो भ्रांति है ये ब्लड प्रेशर के साथ साथ शुगर के मरीज़ों में भी होती है कि यदि एक बार उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाए या ब्लड शुगर नॉर्मल आ जाए तो वो सामान्यतः दवाई छोड़ देते हैं या अपने मन से कम कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दोनों ही बीमारियों में ये ज़रूरी है कि दवाइयों को बराबर कंटिन्यू किया जाए, लिया जाए, भले ही आपका ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर नॉर्मल है। और अगर आप दवाई कम करना चाह रहे हैं या छोड़ना चाह रहे हैं तो डॉक्टर के परामर्श के बिना कतई ऐसा ना करें। और एंडोक्राइन हाइपरटेंशन में तो जनरली जो हाइपरटेंशन होता है सामान्यतः वो बहुत हाई होता है, तो ऐसे मरीज़ अगर दवाई छोड़ देते हैं तो उनमें दुष्परिणाम
सामान्य हाइपरटेंशन से ज़्यादा हो सकते हैं। तो मेरी सलाह यही है कि जो भी दवाई आपको दी जाए वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के द्वारा भी दी जा सकती है, कार्डियोलॉजिस्ट के द्वारा भी दी जा सकती है, जनरल फिजिशियन के द्वारा भी दी जा सकती है। उस दवाई को बिना परामर्श के कभी भी उसकी मात्रा ना बदलें या उसको बंद ना करें। बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी डॉक्टर साहब। लास्ट में एक कमेंट मैं आपसे ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि नींद नहीं आ रही है, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है या बहुत ज़्यादा मोटापा है, इस वजह से हाइपरटेंशन होता है या हाइपरटेंशन की वजह से भी ये चीज़ें हो सकती है। तो हमें किस तरीके से एक हेल्दी लाइफ होनी चाहिए, एक टिप्स ज़रूर दें हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, शायद जो अब मैं एडवाइस दूंगा ये ब्लड प्रेशर ही नहीं, डायबिटीज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो जो कुछ सलाह जो सभी को दी जाती है वो ये है कि आप स्ट्रेस फ्री रहें, मतलब आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, 6 से 8 घंटे की भरपूर नींद लें। आप अपने खाने में नमक की मात्रा कम करें। तो ज़्यादातर हाइपरटेंशन के मरीज़ों में नमक कम दिया जाता है, सिर्फ एक आध अपवाद छोड़ के, जो कि एंडोक्राइन हाइपरटेंशन में कुछ केसेस हो सकते हैं। तो जनरली आपको नमक कम लेना है। कैसे कम लेना है? अपने सलाद में ऊपर से नमक का छिड़काव ना करें। आप नमकीन चीज़ों का या अचार, ये जो कॉमन आइटम्स हैं इनको कम से कम प्रयोग करें, क्योंकि इनमें नमक भरपूर मात्रा में होता है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट है, जो हम मिस करते हैं ज़्यादातर अपने दिनचर्या में, कि हम हरी सब्जियां और फलों का सेवन नहीं करते, जबकि कई स्टडीज़ में ये मिला है कि अगर आप भरपूर मात्रा में हरी सब्जियां और फलों का सेवन करते हैं तो ब्लड प्रेशर 5 से 10 मिलीमीटर तक कम हो सकता है। तो ये आप अपने सामान्य जीवन शैली में इनका प्रयोग बढ़ा दें। चौथा जो मैं एडवाइस दूंगा कि जो कई बार मल्टीविटामिन्स हम लोग लेते हैं या हम लोग अपने मन से हेल्थ सप्लीमेंट्स लेते हैं, उनमें भी कई ऐसे पदार्थ हो सकते हैं जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। तो जो हमें सामान्यतः मेडिकल स्टोर में मिलने वाले मल्टीविटामिन हैं, उनका प्रयोग भी डॉक्टर के परामर्श पे लें। और पांचवा है कि किसी भी प्रकार के जो आपका एडिक्शन है, जैसे स्मोकिंग से बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, या अल्कोहल, उससे बचें, उसको छोड़ दें तो बहुत ही अच्छा है। चलिए, काफ़ी अहम टिप्स भी डॉक्टर साहब आपने दिए। मुझे लगता है कि इन टिप्स का ही अगर हम पालन कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक हाइपरटेंशन से अपने आप को बचा सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।